बेला को जागे हुए समय हो गया था। दिन और रात लेटे रहना, भूख का अभाव तो नींद क्या करे। वो कब से उजाले और अंधेरे का खेल देख रही थी। उजाले के आंगन की प्रतीक्षा करते करते उसकी आंखें पथरा गई थी और उजाला था कि धीरे धीरे अटखेलियां करता हुआ आ रहा था। उसने आंखें घुमाकर बराबर वाले पलंग पर देखा। आनंद अभी तक मीठी निद्रा में सो रहा था। साथ वाले कमरे में संध्या के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। आज ना जाने दीदी की आवाज उसे इतनी मीठी क्यों लग रही थी, जैसे उसके कानों में कोई शहद की बूंदें टपका रहा हो। गुनगुनाहट समीप आई और बेला ने जानबूझकर आंखें बंद कर ली। वो जानती थी कि रोज की भांति अब वो उसके कमरे में आएगी। इतने में संध्या ने गुनगुनाते हुए प्रवेश किया, प्रभात की सुगंधित मस्त पवन के समान। बेला चोर दृष्टि से उसे देखने लगी। आते ही उसने कमरे की खिड़कियां खोल दी, जिससे उजाला हो गया। वो आनंद के तकिए के पास आकर खड़ी हो गई। बेला के मन में एक चुभन सी अनुभव हुई। दीदी की यही बात उसे अच्छी नहीं लगती थी। वो उसे आनंद की ओर झुके देखकर खौलने सी लगती। डहा जागृत हो उठती। आनंद के सिर पर झुककर उसके बालों को खुजलाते हुए संध्या ने कहा, उठिए, सवेरा कब का हो चुका। ओह! आंखें मलते हुए आनंद ने जम्हाई ली और अंगड़ाई लेते हुए बोला, तुम घर में हो तो घड़ी के अलार्म की जरूरत ही नहीं। दोनों ने सामने रखी घड़ी को देखा, जो ठीक 6 बजा रही थी। हर दिन सवेरे 6 बजे संध्या आनंद को बिस्तर छोड़ने का आदेश सुनाने आती और झट वो उठ बैठता था। आनंद ने मुंह फेरकर बेला की ओर देखा। उसने झट से आंखें बंद कर ली, मानो गहरी नींद में सो रही हो। तुम्हारी लाडली अभी तक सो रही है क्या? आनंद ने हंसते हुए संध्या से पूछा। जी, बेचारी के यही दिन तो सोने के हैं। नन्हे राजा आ गए तो रात भर की नींद हराम हो जाएगी। लाडली को कभी च्याऊं, कभी म्याऊं, कभी दूध तो कभी आधी रात को गोद में उठाकर चहलकदमी करवाएगा। संध्या की बात सुनकर आनंद खिलखिलाकर हंस पड़ा और उसने हंसते देखकर संध्या भी हंस दी। दोनों की हंसी बेला को अच्छी नहीं लगी और उसने नाक सिकोड़कर पहलू बदल लिया। आनंद ने उसे पहलू बदलते देखा तो झट से बोला, कट गई रैन अभी, पहलू बदल बदल। बेला ने फिर करवट ली तो मेम साहिबा कबूतर के समान आंखें बंद करके हमारी बातें सुन रही थी। आनंद ने उसकी ओर देखकर छेड़ते हुए कहा, जी, कबूतरी के समान, आपके समान बगुला भगत तो नहीं। बेला आंखें मलते हुए बोली। सवेरे सवेरे की नोक झोंक। संध्या आनंद पर बिगड़ते हुए बोली, जाइए, तैयार हो जाइए। नाश्ता तैयार करके आनंद कारखाने चला गया। जाते समय वो 1 मिनट के लिए बेला के पास रुका और अच्छा बाय बाय बेला, शाम को मिलेंगे कहकर बिना उत्तर लिए काम पर चल दिया। संध्या उसे छोड़ने के लिए बरामदे तक आई। कमरे में फिर से शांति छा गई। संध्या अपने काम में लग गई। बाहर से ठंडी हवा के झोंके आते रहे। कारखाना चलने लगा और मशीनों की गड़गड़ाहट का शोर होने लगा। हल्की सी मटमैली कुहर के लच्छे शून्य में लटके हुए थे। प्रतिदिन एक ही कार्यक्रम। आज पूरे 4 महीने से एक ही कमरे में बैठे बैठे बेला का जी उकता गया था। उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं था। वही लोग, वही आवाजें, वही नियम में बंधा घुटा घुटा जीवन, वही द्वेष और डाह की जलन, जिसे सहते सहते वो अनुभव की शक्ति खोए जा रही थी। अब वो इन सब की अभ्यस्त हो गई थी। उसका शरीर दिन प्रतिदिन भद्दा होता जा रहा था। पेट और हाथ पांव में सूजन बढ़ती जा रही थी। कभी कभी जब वो अपने चेहरे को शीशे में देख लेती तो कांप जाती और इस आपत्ति से छुटकारा पाने को बेचैन हो उठती। प्रगति के सम्मुख वो बेबस थी। उसकी फिल्म सपेरन 1 महीने से देश भर में बड़ी सफलता से दिखाई जा रही थी। पत्रिकाओं में अपनी प्रशंसा देखकर उसका मन बल्लियों उछलने लगता। उसने उसे देखने के लिए अनुरोध किया, परंतु डॉक्टर ने आज्ञा नहीं दी। डॉक्टर तो शायद अनुमति दे देता, परंतु ये लोग बेला का कहीं भी जाना पसंद नहीं करते थे। उसे धैर्य, सहनशीलता की शिक्षा देना चाहते थे। एक दिन मिलने वालों में सेठ साहब भी आए। वो बेला के कारण लाखों रुपए कमा रहे थे और उन्होंने 10,000 का एक चेक उपहार में बेला को दिया।
सेठ साहब ने अपनी दूसरी फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट भी पेश किया। बेला ने आनंद की ओर देखा। आनंद के भाव से प्रकट हो रहा था कि वो इसके पक्ष में नहीं। बेला ने परिस्थितियों को देखते हुए सेठ साहब की बात रखते हुए कहा, कल क्या होगा कौन जाने, यदि जीवित रही तो आपकी सेवा करूंगी। वचन रहा। सेठ साहब झट बोले, वचन अभी नहीं, जीवित रही तो बात करूंगी, अभी से क्या कह सकती हूँ। तुम बच्चों की सी बातें करती हो, ये कोई बड़ी आपत्ति तो नहीं। सेठानी को ही देखो, 10 बच्चे होते हुए भी जी नहीं भरा। सेठ जी की ये बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगे। बेला ने लज्जा से आंखें नीची कर ली। सबके चले जाने पर फिर से कमरे में सन्नाटा छा गया। अकेले में अपने भविष्य के विषय में सोचने लगी। एक और रंगीन दुनिया, झनकार पर नाचते पांव, नाम, धन और प्रशंसा, और दूसरी ओर केवल आनंद का प्रेम, घर गृहस्थी के झगड़े, बच्चे की चिंता, और फिर आनंद तथा संध्या का लगाव। संध्या उसके जीवन के साथ घुन के समान लगी हुई थी। जब से संध्या ने अपना कामकाज उसके सपुर्द किया, वो सदा के लिए उसके उपकारों के नीचे दब गया था। सत्य भी यही था, संध्या के बिना आनंद का जीवन दूभर हो जाता। उसने फिर उसे मानवता के मार्ग पर ला खड़ा किया था। उसे बेला पर दया आती, जो वास्तविकता को ना समझते हुए उससे दूर थी। वो संध्या से क्यों नहीं सीखती, अपना स्वभाव बदलने का प्रयत्न क्यों नहीं करती। ये बातें उसे हमेशा दुखी करती। संध्या भीतर आई और बेला को दवाई देने लगी। बेला ने गुस्से से उसे यूं देखा जैसे कैदी जेलर को देखता है, उससे घृणा करता है, फिर भी उसका कहा मानता है। संध्या ने बेला की भावनाओं को पढ़ने का प्रयत्न करते हुए कहा, कड़वी दवा का असर मीठा होता है। रहने दो दीदी, तुम्हारे दिन रात के भाषण सुन सुनकर मैं पागल हो जाऊंगी। क्या करूं, विवश हूं, बड़ी जो ठहरी। ऐसी दशा में मैं तुम्हारा ध्यान ना रखूं तो कौन रखे। होठों को सिकोड़ते हुए संध्या ने उत्तर दिया, हूं, बड़ी बूढ़ी जो ठहरी। बेला बड़बड़ाई। संध्या ने उत्तर नहीं दिया और चुपचाप कमरे की बिखरी चीजों को उसके स्थान पर रखने लगी। नौकर गर्म पानी दे गया। संध्या ने सहारा देकर बेला को बिस्तर पर बिठा दिया और पानी में कोई पाउडर मिलाकर उसके पांव धोने लगी। दीदी, हूं, संध्या उसके पांव धोते हुए बोली। सब दवाइयां तो मेज पर रखी है, परंतु यह दवाई तुमने अलमारी से क्यों निकाली? ये दवाई नहीं है, जहर है। देखो, पुड़िया पर लिखा है पॉइजन, नॉट टू बी टेकन। कहीं पीने की दवाई में भूल से ना मिल जाए तो भगवान ही रक्षक है। तुम्हें क्या दे भी दो तो प्राण तो रोगी के ही जाएंगे। हट पगली, कैसी बातें करती है। सच दीदी, जीना दूभर हो चुका है। सोचती हूँ ऐसी नींद आ जाए कि फिर ना उठूं। अभी तुम्हें बहुत जीना है। कितनी ही सुहावनी घड़ियां तुम दोनों की प्रतीक्षा कर रही है। दीदी, क्या? अच्छा रहने दो। क्या रहने दो? जो मन में आया है जबान से कह दो। एक बात पूछूं? नहीं, दो पूछ। तुम उनसे कितना प्रेम करती हो? कोई तोल होता तो नाप देती। जबान से क्या कह सकती हूँ? फिर भी तू यूं समझ, जितना प्रेम तूने उनसे किया है उससे कहीं अधिक। संध्या ने उत्तर ऐसा दिया जो बेला के मन को छेद सा गया, जिसके मन में डाह की गंध अभी ना गई थी। संध्या ये भाप गई और मुस्कुराते हुए बोली, किंतु बहुत अंतर है तुम्हारे और मेरे प्रेम में। बेला ने बेचैन दृष्टि से उसकी ओर देखा। संध्या ने पल भर रुककर स्नेह से उसकी ओर देखते हुए फिर कहना आरंभ किया, तुम्हारे प्रेम में द्वेष, डाह, भ्रम, झूठा सम्मान और वासना है, किंतु मैंने अपने प्रेम की रक्षा के लिए उस फुलवारी को मन के लहू, मान और बलिदान से सींचा है। तुमने अपनी चंचलता से उसका शरीर खरीदा है और मैंने मन का मूल्य पाया है। यदि तुम भी उनके मन पर अधिकार पाना चाहती हो तो प्रेम का यही मार्ग अपनाओ। स्वयं को मिटाकर उनको उठाओ। उन्हीं की उन्नति में तुम्हारा मान है और उनकी अवनति में तुम्हारा अपमान। संध्या कहते कहते एकाएक चुप हो गई। उसके होंठ अभी तक कांप रहे थे, जैसे वो मन में छिपी सब भावनाओं को उजागर कर देना चाहती हो। उसने अधिकार से काम लिया। ऐसी दशा में उसे बेला को चिंतित नहीं करना चाहिए। उसने देखा बेला के माथे पर पसीना फूट फूट कर पानी बन रहा था। वो थोड़ा सा और उसके निकट होकर बड़ी ही प्यार से बोली,
अब लेट जाओ। बेला बिस्तर पर लेट गई और संध्या चिलमची का गंदा पानी फेंकने बाहर चली गई। बेला अपनी दीदी संध्या की इन बातों से जल गई थी। वो उस कमरे की हर वस्तु को घृणा से देखने लगी, जिसके कण कण में संध्या और आनंद के प्रेम की कहानी छिपी थी।